हेलो स्टूडेंट्स, जो अभी तक अपन कर रहे थे वो कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में दो रूल पढ़ चुके हैं अपन, ट्रायंगल रूल और द पैरेललोग्राम रूल। अच्छा, पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है? अगर दो वेक्टर है, ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो ग्राफिकली बोलूं तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए और ये वाला डायगोनल जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है, ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। ये डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। और एनालिटिकल अगर इसकी वैल्यू देखी जाए, यानी अगर वेक्टर फॉर्म लिखूं तो r इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, है ना। ये r वेक्टर अगर इन दोनों का रिजल्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं r वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकलते हैं। एक तो निकलता है r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, सही जी। और दूसरा जो निकलता है वो निकलता है tan अल्फा, जहां पे अल्फा अगर ये है तो q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, भाई ऐसा निकलता है ना। तो एक वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। अच्छा, इसलिए जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो बाय डिफॉल्ट दो इक्वेशन इन्वॉल्व रखती है, एक तो डायरेक्शन की और एक किसकी इन्वॉल्व रखती है? मैग्नीट्यूड की, है ना। देखो कुल मिला के इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे r वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो आपको पता चलेगा इसके पास कितनी चीजें हैं? दो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। इसके पास कितनी है? दो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। इसके पास भी कितनी है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इधर लिखूं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और वेक्टर कितने हैं? तीन, p q और r, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास इक्वेशन कितनी अवेलेबल होंगी? दो, एक ये और एक ये। और वेरिएबल कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से 4 देगा और 2 पूछेगा आपसे, 4 देगा और 2। जैसे मैं आपसे p वेक्टर पूरा दे दूं, यानी डायरेक्शन भी दे दूं और मैग्नीट्यूड भी दे दूं, q वेक्टर पूरा दे दूं, डायरेक्शन दे दूं और मैग्नीट्यूड दे दूं, तो आपसे पूछेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। या मैं पूछ लूं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दे दूं और इधर से ये अननोन कर दूं। मैं फर्स्ट वेक्टर के बारे में पूरा बताऊं, सेकंड वेक्टर के बारे में सिर्फ डायरेक्शन बताऊं, मैग्नीट्यूड नहीं बताऊं, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता दूं, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन निकाला जा सकता है। ये कैसे निकालेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे, अभी आप उस चीज की टेंशन ना लीजिए, ना। पर आप ये समझिए कि इन तीन वेक्टर के पास 6 चीजें हैं, सभी के पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 6 है। 6 में से 4 चीजें आपको देगा और कोई भी 2 चीजें पूछेगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है इसमें 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैंने कितनी चीजें पूछी, अब आपको क्या दिया मैंने? क्या इसका मैग्नीट्यूड दिया? यस सर। p का मैग्नीट्यूड दिया मैंने आपको। क्या मैंने p की डायरेक्शन भी बताई आपको? यस सर। क्या q जो सेकंड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बताया? यस सर। क्या उसकी डायरेक्शन बता रखी है? यस सर। तो अपने पास नोन क्या हो गए? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आप गौर से देखोगे तो वेक्टर का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमेशा ये टेबल प्रिपेयर कर लीजिए और उसमें से देख लीजिए दे क्या क्या रखा है और निकालना क्या क्या है ना। फिर उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 6 चीजें, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और 2 चीजें आपके पास अननोन होंगी जो आपसे पूछी जाएंगी। ओके, जैसे मान लो इन दोनों का मैग्नीट्यूड दे दे, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड दे दे, एक की डायरेक्शन दे दे, इसकी डायरेक्शन दे दे, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ ले, दूसरी डायरेक्शन, है ना। ऐसा ना कोई भी ऐसा हो सकता है ना, केस बन सकता है, यानी कोई भी 4 वेरिएबल आपको दे देगा और 2 वेरिएबल आपसे पूछेगा ना। वो ऐसे ही 4 वेरिएबल देगा जो सोल्वेबल होंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं आपको तीनों की डायरेक्शन दे दूं, 1 2 3, सॉरी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, 3 की डायरेक्शन दे दूं, 1 2 3, और 1 का मैग्नीट्यूड दे दूं। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड पूछूं तो बताना पॉसिबल नहीं होगा ना। तो मतलब जो 4 वेरिएबल देगा वो जनरली ऐसे ही देगा जो कंप्लीटली सॉल्वेबल होंगे, जो कंप्लीटली क्या होंगे? सॉल्वेबल होंगे, है ना। अच्छा जी, अब देखो देखिए, अब जो आपके पास रिजल्टेंट है, जो सिंपल सा आपको क्वेश्चन बोलता हूं, देखो सिंपल एक क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर है, ठीक है, दोनों हैं 6 न्यूटन के, दोनों कितने हैं? 6 न्यूटन, है ना। और इनका रिजल्टेंट भी 6 ही आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 6।
तो मैंने पूछा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बता दीजिए, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बता दीजिए, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए पी वेक्टर, इसको मान लीजिए क्यू का मैग्नीट्यूड, और आपको पूछा है थीटा, दे क्या रखा है आपको आर, फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। भाई आर दे रखा है, यस सर, 36, ये भी कितना 36, ये भी कितना 36, ये कितना 72, और ये कितना कोस थीटा। भाई थीटा तो बताना ही है ना आपको, 36 से 36 गया, ये इधर आएगा तो माइनस का 36 अपॉन 72 इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, ये क्या है आपके पास कोस थीटा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री, कितनी हो जाएगी, कोस माइनस 1/2 तो होता है 120 डिग्री पे, कितने डिग्री पे होता है 120 डिग्री पे। बात समझ में आई आपको? अच्छा जी, चलो इस क्वेश्चन को और भी आसानी से किया जा सकता था। देखो और देखो, क्या दो वेक्टर आपको इक्वल दे रखे हैं, यस सर, तो अब इतना लंबा करना ही क्यों है, आप सिंपल लगाइए, और दो वेक्टर इक्वल है तो रिजल्टेंट तो 2p cos θ/2 ही आने वाला है, यस सर। अब r की वैल्यू कितनी रखी है 6, ये कितना 2, ये 6 और ये cos θ/2। भाई यहाँ से 6 से 6 गया तो मेरे पास यहाँ बचा 1/2, ये 2 को नीचे लाए ना, इधर 1 हो गया, 1/2 इक्वल टू cos θ/2। भाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है मेरे हिसाब से, तो cos 60 की होती है, तो cos θ/2। तो भाई इसका मतलब θ/2 की वैल्यू कितनी हो गई 60, और इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई 120, कितनी होगी 120। बात समझ में आई? अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखिए अब देखिए, अब जो रूल था, अगर मुझे मान लीजिए दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं, हाँ मान लीजिए ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, ये नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड p माइनस q वेक्टर, तो p माइनस q सब्ट्रैक्ट कैसे करें, अपन को क्या आता है अभी तक, ऐड करना, क्या आता है अपन को ऐड करना। तो इसको आप ऐसा मान लीजिए कि आपको निकालना है p वेक्टर प्लस माइनस q वेक्टर, यानी p वेक्टर, क्योंकि अपन एडिशन ही जानते हैं, तो p वेक्टर में माइनस q वेक्टर जोड़ दो, तो ये हो गया भाई p वेक्टर। अब इसमें q वेक्टर जोड़ना है, नहीं, माइनस q किधर हो जाएगा भाई, इधर, इसके जस्ट अब इक्वल और अपोजिट। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो भाई पैरेललोग्राम क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, और जो ये वेक्टर आएगा ये क्या आएगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा, ये आएगा p वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर माइनस q वेक्टर। बर्बाद हो जाए। तो कभी भी दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो जो सब्ट्रैक्ट करना है उसका माइनस q वेक्टर लेके उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि अपन तो क्या जानते हैं भाई, एडिशन ही जानते हैं, अपन तो क्या जानते हैं, एडिशन। तो अच्छा जी, और ये वाला क्या होगा भाई, ये वाला डायगोनल क्या होगा, ये होगा p प्लस q, ये कितना होगा p प्लस q। अच्छा जी, ये एंगल कितना भाई 180 माइनस थीटा, कितना भाई 180 माइनस थीटा है। अच्छा जी, और चीज देखिए, पहले तो आपसे लॉजिकली पूछूं कि दो वेक्टर हैं p प्लस q, एक p प्लस q और एक है p माइनस q, ये दोनों इक्वल कब आ सकते हैं, यानी इस डायगोनल की और इस डायगोनल की लेंथ बराबर कब आ सकती है, ये तो बात है भाई। मैं कह रहा हूं p प्लस q का मैग्नीट्यूड और p माइनस q का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बताइए दोनों वेक्टर किस एंगल पे लगे हुए थे। मैंने आपको पूछा दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इक्वल आ गए, तो बताइए दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। लेकिन कुल मैं कह रहा है कि ये एंगल में कितना लूं कि ये डायगोनल और ये डायगोनल बराबर आ जाए। देखो अगर आप ये 90 डिग्री पे ले लेंगे, 90 पे देखो ये p वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा q वेक्टर।
और ये भी कितना हो गया भाई, नीचे -2 वेक्टर +q वेक्टर। तो ये पैरेललोग्राम ये बनेगा, ये पैरेललोग्राम ये बनेगा। p + q क्या होगा, ये और p - q का, क्या ये दोनों आइडेंटिकल रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, तो भाई डायगोनल दोनों के बराबर होंगे ना, यानी p + q और p - q की वैल्यू क्या आएगी, बराबर ही आएगी। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना लिया जाए कि उनका जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है दोनों ही इक्वल आए। तो भाई एंगल होगा P और Q के बीच में 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। ये ग्राफिकली बता रहा हूँ ना, ग्राफ में बता रहा हूँ। उसके अलावा आप कितना ले लीजिए, देखिए ये अभी ये वाला डायगोनल बड़ा है और ये वाला डायगोनल क्या है, छोटा। अब आप इस वेक्टर को इधर चलते जाओगे तो ये छोटा होता जाएगा और ये वाला क्या होता जाएगा, बड़ा। तो 90 डिग्री पे आएगा तो दोनों एग्जैक्ट बराबर हो जाएंगे। अब देखिए अगर एनालिटिकली प्रूव करना है तो मैं कह रहा हूं कि दो वेक्टर है P और Q, उनका जो एडिशन है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ P + Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P - Q वेक्टर। अच्छा P + Q वेक्टर, मान लीजिए P और Q में एंगल है वो थीटा है। कितना है, थीटा। तो P और -Q में एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 - थीटा। तो दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो जिनके बीच में एंगल कितना है भाई, थीटा। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, p² दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए आप, है ना, p² + q² + 2pq cos ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर, है ना। ये p + q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी ये r² है। क्या चीज है, r²। अच्छा ये इक्वल किसके होना चाहिए, p - q यानी इन दोनों वेक्टर के एडिशन के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर है ना। तो अब ये दो वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो देखो +q और -q, +q और -q में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है। तो कैसे लिखते हैं अपन, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। ऐसे यहां लिखोगे तो p और -q वेक्टर है, दो वेक्टर है ना। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड p रहेगा और सेकंड वेक्टर कितना है, -q। उसका मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल होगा, +q के इक्वल ही होगा ना जी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। प्लस 2pq और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसका कोस। अब p और -q के बीच में एंगल कितना होगा, 180 - थीटा। तो इधर लिखोगे आप कोस 180 - थीटा, कोस 180 - थीटा। अच्छा तो क्या p² से p², q² से q² भाई कैंसिल हो गए, 2pq से 2pq भी कैंसिल हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इधर क्या बचा मेरे पास, कोस थीटा, और इधर बचा कोस 180 - थीटा। तो याद कीजिए कोस 180 - थीटा यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। कौन से क्वाड्रेंट में हो, 180 से कम है ना एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है ना। और कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा। कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा ना। कोस 180 - थीटा ऐसा था ना, देखो ये 0, ये 90, 180 और ये कितना हो गया 270, 360। आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज, इसके अंदर कौन पॉजिटिव रहता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। कोस 180 - थीटा क्या, मैंने कोस 180 - थीटा कितना हो गया भाई, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो ये रख दिया मैंने माइनस का कोस थीटा। कितना रख दिया, माइनस का कोस थीटा। यानी मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कोस थीटा नहीं इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि कोस 90 पे कितना होता है, कोस 0 होता है। तो यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल लेना पड़ेगा, 90। सर ये वाला लिखिए, कोई सा लिख लो भाई, थीटा की वैल्यू 90 है, 180 - थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। चलिए जी, और एक बात सुनिए, जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये है p वेक्टर और ये है मान लीजिए q वेक्टर, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ये है r वेक्टर,
तो क्या ट्राइंगल रूल ये कहता था कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उनका एडिशन, यानी p वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर। दो वेक्टर जो ट्राइंगल की दो कंटिन्यूअस साइड से रिप्रेजेंटेड है और सेम डायरेक्शन में है, उनका सम इक्वल टू होता है थर्ड साइड के जो अपोजिट ऑर्डर में है। तो q क्या अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, तो p प्लस r इक्वल टू q। तो r वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, q माइनस p। r वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, q माइनस p। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, q माइनस p होगा। चलिए अगर अब मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, पैरेललोग्राम बनाऊं तो देखो पैरेललोग्राम बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये p वेक्टर है और ये है q वेक्टर, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया अपन ने ऐसे करके, ठीक है। तो जो ये वेक्टर है ये कितना होगा, p प्लस q वेक्टर, और जो ये वेक्टर है ये कितना होगा भाई, ये होगा q माइनस p, q माइनस p। अभी अभी देखा था देखो वो जो अभी डायग्राम बनाया था वो ये वाला ट्रायंगल ही तो था। देखो ये और जो ये वाला जो r वेक्टर था इसकी वैल्यू कितनी आई थी, q माइनस p। देखो आएगी भी, इसको मान लो कोई a वेक्टर मान लो, तो आप लिख सकते हो p वेक्टर प्लस a वेक्टर बराबर q वेक्टर ट्रायंगल रूल से। तो a वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, q माइनस p। यानी कुल बताने वाली बात ये है, एक जो आप पैरेललोग्राम बनाते हैं, जो पैरेललोग्राम रूल में, तो जो डायगोनल उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है वो उन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एडिशन को। और जो डायगोनल बच गया यानी ये वाला डायगोनल, ये क्या बताएगा, इनके सब्ट्रैक्शन को बताएगा, यानी q माइनस p, p माइनस q नहीं भाई, q माइनस p। कितना, q माइनस p। तो देखो ये जो रूल थे ये अभी तक दो वेक्टर को ऐड करने के रूल थे। कितने वेक्टर्स को ऐड करने के रूल थे, दो वेक्टर को ऐड करने के रूल थे। ओके, अब मल्टीपल वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो उसके लिए जो रूल लगता है वो लगता है पॉलीगन रूल। कौन सा लगता है, पॉलीगन रूल। पॉलीगन रूल क्या कहता है, पॉलीगन रूल क्या कहता है कि मान लीजिए मेरे को बहुत सारे वेक्टर ऐड करने हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, बहुत सारे वेक्टर हैं ए बी सी डी, इन जिनके मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैंने आपको सब दे रखे हैं ना। अच्छा, तो ऐड करने का तरीका बोला कि इन सभी वेक्टर को आप सेम ऑर्डर में बनाते जाएं, है ना। जैसे मान लो पहला वेक्टर इतने मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन दे रखा है तो उतनी लेंथ में आगे डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर इधर दे रखा है इधर बना दे, तीसरा वेक्टर मान लीजिए इधर दे रखा है इधर बना दे, चौथा वेक्टर मान लो इधर दे रखा है इधर बना दो, पांचवा वेक्टर इधर। ऐसे जितने भी वेक्टर दे रखे हैं सभी को सेम ऑर्डर में एक पॉलीगन की साइड बना दीजिए। क्या बना लीजिए, पॉलीगन की साइड। जैसे मान लो आपको 1 2 3 4 5 वेक्टर दे रखे हैं, तो पांचों वेक्टर को आप जिस जिस डायरेक्शन में दे रखे हैं उस डायरेक्शन में वैसे वैसे बनाते जाइए, है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा इस साइड में घूम के आएगा, हो सकता है इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन इधर होती तो ये इस डायरेक्शन में घूम जाता और फिर ये वाला वेक्टर इधर बन जाता ना, वो किधर भी आ सकता है। जिसकी जिधर डायरेक्शन है आप उसको उसी डायरेक्शन में बनाते जाइए। अब जैसे मान लीजिए पांचों वेक्टर ये बन गए, मान लीजिए ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर, ये मान लीजिए ई वेक्टर, ठीक है। तो पॉलीगन रूल ये कहता था if the vectors are represented by continuous side of a polygon in same order then the closing side in opposite order। अब ये पॉलीगन है, इसको क्लोज करने के लिए मेरे को ये साइड लगानी पड़ेगी और अपोजिट ऑर्डर में, ये इन सभी का रिजल्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। तो इन्होंने क्या बोला कि आप जितने भी वेक्टर ऐड करने हैं उन सभी वेक्टर को उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बनाते जाइए। फिर जो लास्ट साइड जो पॉलीगन, ऐसी साइड जो पॉलीगन को क्लोज करेगी, लास्ट साइड है ना, वो अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा जी, दूसरी बात एक चीज ये समझिए कि अगर मान लीजिए ये ई वेक्टर, इन सब का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऐसे होती कि ई वेक्टर इधर ही आ जाता, ई वेक्टर इधर ही आ जाता है, तो आप क्लोजिंग साइड लगानी नहीं पड़ती। यानी क्लोजिंग साइड का मैग्नीट्यूड कितना होता, 0। कितना होता, 0। इसका मतलब इन सभी वेक्टर्स का सम 0 हो जाता। कितना हो जाता, 0। यानी कुल मिला के अगर
किसी कुछ वेक्टर मिलके एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कुछ वेक्टर मिलके क्लोज पॉलीगन, यानी आपको क्लोज नहीं करना पड़ रहा। आप जो क्लोजिंग साइड लगाते हो तो रिजल्टेंट होता है। अगर आपको क्लोज नहीं करना पड़ रहा, वो सारे वेक्टर मिलके पहले से ही क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, तो उन सभी का रिजल्टेंट जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। इफ सम वेक्टर फॉर्म्स ए क्लोज पॉलीगन देन देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो, क्योंकि जो क्लोजिंग साइड होती है उसी की लेंथ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताती है, और क्लोजिंग साइड तो लगानी नहीं पड़ रही क्योंकि पहले से ही क्लोज हो रहा है। बात समझ में? तो यहाँ पे जो आर वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। बोलो बात समझ में आई? ऐसा होने वाला है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको प्रूव करते हैं ना जी। प्रूव, देखो मान लीजिए मैं इसको नाम दे दूं ओ ए बी सी डी। हाँ, अच्छा जी, अभी तक मैं जो रूल जानता हूँ वेक्टर ऐड करने के, उनसे मैं सिर्फ दो ही वेक्टर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कितने वेक्टर ऐड कर सकता हूँ? सिर्फ दो ही। ठीक है, रूल कौन से मेरे पास? पॉलीगन और ट्रायंगल रूल है ना। तो सबसे पहले अब आपको ऐड कितने करने हैं? 1 2 3 4 5। अब कितने ऐड करने हैं? 5 वेक्टर, है ना। आपको प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर आर वेक्टर, ये आपको प्रूव करना है ना। ए वेक्टर तो क्या लिख सकते हो आप? क्या ओ ए वेक्टर लिख सकते हो? ये वाला कौन सा हो जाएगा? ए बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? बी सी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? सी डी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? डी ई वेक्टर बराबर आपको प्रूव करना है आर वेक्टर, है जी। तो सबसे पहले इन दोनों को चलिए, ओ ए प्लस ए बी, क्योंकि मैं सिर्फ दो को ही ऐड कर सकता हूँ, तो ओ ए प्लस ए बी यानी ओ ए प्लस ए बी, इन दोनों को लीजिए आप, है ना। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट, इसको ट्रायंगल की दो साइड मान लीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट तो वही मेरे हिसाब से ये होगा जो क्लोजिंग साइड आएगी, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ओ बी। कितना होगा? ओ बी। तो इन दोनों की जगह लिख लीजिए आप ओ बी वेक्टर, अपोजिट ऑर्डर में, बोल सही है। अच्छा, इन दोनों की जगह ओ बी आ गया, प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा ओ बी प्लस बी सी यानी ओ बी प्लस बी सी, ये ट्रायंगल की दो साइड बन गई 1 2, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? ये वाला, यानी कितना होगा? OC। तो इन दोनों के सम को आप लिख लीजिए OC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, बोल सही है। अच्छा जी, अब ये बचा आपके पास OC प्लस CD, इन दोनों को साथ लीजिए, ये OC और ये CD, ये ट्रायंगल की दो साइड बन रही हैं 1 2, क्या दो साइड बन रही है? यस सर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या थर्ड साइड के इक्वल होगा? इस साइड के इक्वल, अपोजिट ऑर्डर में, इसका प्लस इसका सम इसके इक्वल होगा। तो इन दोनों का सम को आप क्या लिख सकते हो? OD। क्या लिख सकते हो? OD। लिख लो इसको, कितना हो गया? इक्वल टू OD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, बोल सही है। अच्छा OD प्लस DE, OD प्लस DE, क्या उसको इसके इक्वल लिख सकते हो? यस सर, इसको लिखा जा सकता है OE वेक्टर, और OE वेक्टर कितना है? R वेक्टर के इक्वल। तो देखो आप ये लेके चले थे ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड, और आप पहुंच कहाँ गए? राइट हैंड साइड पे। क्या दोनों साइड बराबर आ रही है? यस सर। तो जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होती है वो क्या बताती है? उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताती है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, है ना। वेक्टर फॉर्म में है ना, तो डायरेक्शन में बता रही है और मैग्नीट्यूड में बता रही है। क्या आपको यहाँ तक की बात क्लियर है जी? चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी कि बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, चाहे ए में भी जोड़ लो चाहे बी में ए जोड़ लो, देख कुछ फर्क तो पड़ना ही नहीं है। ए प्लस बी करोगे तो कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
बी प्लस ए कर लो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी को सेट है ना, दोनों बराबर होते हैं ना, यानी इनके ऑर्डर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले आप इसको लिख लो चाहे पहले आप इसको लिख लो ना। इसको बोलते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है, जो एडिशन होता है वेक्टर का, वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा लिख लो बाद में कौन सा। वेक्टर एडिशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव, है ना। दूसरा, अगर 3 वेक्टर ऐड कर लो a प्लस बी प्लस सी, तो बोला कि पहले ए बी को ऐड कर लो फिर उसके अंदर सी ऐड कर लो, चाहे आप कैसा कर लो कि पहले आप बी और सी को ऐड कर लो बाद में किसको ऐड कर लो, ए को, है ना। यानी कैसे भी ऐड कर सकते हो, पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें जोड़ दो या पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें जोड़ दो, एक की बात आएगी ना। इस वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव। कैसे, तो दूसरा वेक्टर जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, एसोसिएटिव। ठीक, अच्छा, एसोसिएटिव। तीसरा, जो वेक्टर एडिशन है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब मान लो मैं इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो जेड से मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं किसी से भी, तो जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसके ऊपर अलग से प्लस इसके ऊपर अलग से, यानी आप इन दोनों का ऐड करके इसे मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड कर लीजिए एक बार। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसा बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो वेक्टर एडिशन की मेनली 3 प्रॉपर्टी, एक कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात है, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, यानी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कम्यूटेटिव नहीं होगा। बाकी एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तो सब्ट्रैक्शन भी होता है, बस ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसके बाद देखो, यानी अपन अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो वेक्टर एडिशन की थ्योरी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, वेक्टर एडिशन की थ्योरी। अब इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर प्योर न्यूमेरिकल का होगा। उसके बाद मैं वेक्टर की आपको एक शीट भी भेजने वाला हूँ, उस शीट में आप थ्योरी पढ़ सकते हैं अभी, और न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं, आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।